दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन पावर में। ये मोनोपोली का सेकंड वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्पकाल में कीमत का निर्धारण यानी अल्पकाल में एकाधिकारी को सामान्य लाभ, सामान्य लाभ, हानि, ये तीनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी अल्पकाल में जो एकाधिकारी होता है उसे अधिसामान्य लाभ, सामान्य लाभ, हानि तीनों में से कोई चीज़ प्राप्त हो सकती है। अब अधिसामान्य लाभ अगर उसे प्राप्त होता है तो अधिसामान्य लाभ के लिए कैसा ये इसका जो ग्राफ बनेगा, जो वक्र, तो इसको देखते हैं। अधिसामान्य लाभ का ये ग्राफ दिया गया है। तो इसमें वाई एच पे ए आर और एम आर को लिया गया और एक्स पे इस पे उत्पादन की मात्रा को लिया गया है। तो इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर पी क्यू आर एस ये एकाधिकारी का अधिसामान्य लाभ है। यहाँ पर एकाधिकारी को लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या है, जो एम आर रेखा जो दी गई है ये ए आर से नीचे है और एम सी रेखा जो है एम आर रेखा को उसके बिंदु पर काट रही है और ये ए सी को भी यहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो जो पहले इस बिंदु पर जो मात्रा की मांग ओ एक्स पे कर रहा है, ओ एक्स पे ओ क्यू एस, तो पहले इसका क्या था, क्योंकि ये एकाधिकारी है तो अपने या तो ये पूर्ति को निर्धारित कर सकता है या कीमत को निर्धारित, दोनों में से एक चीज़ पर क्या है इसका नियंत्रण होता है। तो इसने क्या किया, ओ क्यू और एस एक्स एस के इसको इन्होंने बढ़ा दिया और ये बढ़कर कहाँ पे पहुँच जाता है, पी क्यू आर एस, यानी इस वाले पोजीशन में। ये जो है एकाधिकारी का अधिसामान्य लाभ है, यानी इसको यहाँ पे अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हो रहा है। दूसरा देखते हैं सामान्य लाभ। जो भी एकाधिकारी को सामान्य लाभ प्राप्त होने की सिचुएशन, तो वही है वाई बार पे लिया गया ए आर एम आर और एक्स पे लिया गया है एच पे उत्पादन। यहाँ पे जो इसकी ये एम आर है, ध्यान से देखेंगे, एम आर ये एम आर आई हुई है नीचे और इसका ए आर वक्र है और जो इसके ए आर और एम आर और जो वस्तु के जो उत्पादन था वो जो बिंदु आर पे यहाँ पे समान हो रहा है, यानी डी आर, और एम सी जो है यहाँ पे इसको कट कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखते हैं जो उत्पादन ओ एक्स का था और वहाँ पे ए आर एम आर जो है ओ पी, यानी यहाँ पे जो इसको लाभ जो प्राप्त हो रहा है केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट तीसरी स्थिति जो बनती है वो होती है हानि की स्थिति। तो हानि में आप देखेंगे सेम वही ग्राफ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पी क्यू आर एस, ये क्या है, इसमें एकाधिकारी को लाभ ना होके हानि हो रही है। क्लियर है। एकाधिकारी अल्पकालीन हानि की स्थिति में उस बिंदु तक उत्पादन करना उचित समझेगा जिस बिंदु तक उसे औसत परिवर्तनशील लागत ABC के बराबर या उससे अधिक वस्तु की कीमत प्राप्त होती रहती है। यानी जो एकाधिकारी है अल्पकालीन हानि की स्थिति में उस पॉइंट तक, उस बिंदु तक वो अपना उत्पादन करना जारी रखता है जिस बिंदु तक उसे औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर या उससे अधिक वस्तु की कीमत प्राप्त होती है। यानी जब तक एकाधिकारी को ABC के बराबर या उससे अधिक कीमत प्राप्त होती रहती है तब वो हानि की स्थिति में भी उत्पादन करता रहता है, क्योंकि एकाधिकारी की जो लाभ होता है बहुत ज़्यादा होता है कीमत से जो उसकी उत्पादन लागत आती है। तो वहाँ पर वो क्या है, परिवर्तनशील लागत के ज़्यादा हो तब तक वो उत्पादन करता रहता है या बराबर हो। कीमत जैसे ही ABC से नीचे आती है, कीमत जो है वो ABC जैसे ही नीचे आती है एकाधिकारी अपना उत्पादन
वहाँ पे बंद कर देगा, क्योंकि वहाँ पे एकाधिकारी को हानि होने लगेगी। क्लियर। नेक्स्ट है दीर्घकाल में फर्म की संतुलन। अब दीर्घकाल जब होगा तो फर्म के संतुलन की शर्त क्या दी गई है? पहली शर्त है LMC इज इक्वल टू LMR और दूसरी शर्त है SMC इज इक्वल टू MR। अर्थात LMC और SMC और MR तीनों आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दीर्घकाल में ये फर्म की संतुलन की शर्तें हैं। इसका मतलब यह दिया गया है कि दीर्घकाल में एकाधिकारी दीर्घकालीन संतुलन तथा अल्पकालीन संतुलन दोनों एक साथ प्राप्त करता है। यानी दीर्घकाल में एकाधिकारी जो होता है वो दीर्घकालीन संतुलन और अल्पकालीन संतुलन दोनों को एक साथ प्राप्त करने की स्थिति में होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दीर्घकाल में एकाधिकारी अपने प्लांट के आकार को बाजार की मांग की दशाओं के अनुरूप समायोजित करता है, क्योंकि अल्पकाल में प्लांट के आकार को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जब दीर्घकाल की स्थिति होती है तो एकाधिकारी अपने प्लांट के आकार को बाजार की मांग दशाओं के अनुरूप समायोजित कर सकता है। और प्लांट के आकार की 3 संभावनाएं फिर निकल कर आती हैं। नंबर 1 अनुकूलतम। अनुकूलतम पैमाने से कम आकार का प्लांट। यानी 3 संभावनाएं क्या बनती हैं? अनुकूलतम पैमाने से कम आकार का प्लांट और दूसरा अनुकूलतम पैमाने के आकार का प्लांट और तीसरा जो संभावना वहाँ पे बनती है अनुकूलतम पैमाने से अधिक आकार का प्लांट। यानी पैमाने से कम का, पैमाने के बराबर आकार का और पैमाने से अधिक आकार के प्लांट की वहाँ पे संभावनाएं बनती हैं। एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगी कीमत से ऊंची होती है। क्यों ऊंची होती है? क्योंकि एकाधिकारी का कोई कंपटीशन नहीं करता है और पूर्ण प्रतियोगिता में परफेक्ट कंपटीशन होते, यानी वहाँ पर जो कीमत है वो मांग की यानी बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। बाजार की शक्तियाँ क्या होती हैं? मांग और पूर्ति। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत का निर्धारण होता है वो बाजार की शक्तियों यानी मांग और पूर्ति के अपने आप द्वारा होता है। वहाँ किसी फर्म, किसी उद्योग, किसी एक व्यक्ति का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता और एकाधिकारी खुद अपनी कीमत को निश्चित करता है कि किस लेवल पर वो अपने वस्तुओं को बेचना चाहता है। तो अलग अलग बाज़ारों में भी अपनी कीमत को कम ज़्यादा करके लाभ अधिक कमाता है। तो इसलिए एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगी कीमत से ऊंची होती है, परंतु एकाधिकारी उत्पादन पूर्ण प्रतियोगी उत्पादन से कम होता है। अब यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगी में बहुत सी फर्में होती हैं, वो उत्पादन करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा और एक सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, क्योंकि मार्केट के द्वारा जो प्राइस निश्चित होता है। एकाधिकारी के उत्पादन की जो मात्रा है वो कम होती है, एकाधिकारी का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, लेकिन ये क्या करता है? प्राइस को ज़्यादा रखता है, क्योंकि इसका कोई प्रतिस्थापन नहीं होता है वस्तुओं का, कोई दूसरी वस्तु मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, वो अकेला होता है उत्पादक। तो वो क्या करता है? इन वस्तुओं पर अधिक प्रॉफिट लेता है और उसका प्रोडक्शन जबकि कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन वहीं पे स्थिर होगा जहां सीमांत लागतें बढ़ती दर में हों। ये ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन वहीं पर स्थिर होता है यानी रुक जाता है जहां पर सीमांत लागतें बढ़ती दर में हों, जबकि एकाधिकारी प्रत्येक लागत अवस्था में स्थिर संतुलन की दिशा प्राप्त करता है। यानी जो एकाधिकारी है, मोनोपोली है, वो प्रत्येक लागत की अवस्था में ये उसे स्थिर संतुलन ही प्राप्त करता है। क्लियर है? पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म दीर्घकाल में LAC के न्यूनतम बिंदु पर संतुलन प्राप्त करती है, जबकि एकाधिकारी फर्म में दीर्घकाल में LAC के घटते भाग, न्यूनतम बिंदु तथा बढ़ते भाग तीनों स्थितियों में संतुलन प्राप्त कर सकता है और तीनों दिशाओं में लाभ प्राप्त कर सकता है।
यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता में होती है फर्म वहाँ पे दीर्घकाल में एलएसी के न्यूनतम बिंदु पर संतुलन प्राप्त करती है, जबकि जो एकाधिकारी है वो एकाधिकारी फर्म दीर्घकाल में एलएसी के घटते भाग, न्यूनतम बिंदु तथा बढ़ते भाग तीनों स्थितियों में संतुलन प्राप्त कर सकता है और तीनों दिशाओं में वो क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। कौन? एकाधिकारी। यहाँ पे क्वेश्चन ये कई बार एग्जामों में पूछा गया, एकाधिकारी कोट की माप। तो ये सूत्र पूछे जाते हैं। एकाधिकारी शक्ति यानी डीएमपी, इसकी जो माप का सूत्र दिया गया था वो लर्नर के द्वारा पहला ये सूत्र दिया गया। तो लर्नर का सूत्र दिया ए आर माइनस एम आर अपान ए आर। तो ये यानी इक्वल टू पी माइनस एम सी अपान पी। तो ये एकाधिकारी की शक्ति को मापने का एक सूत्र है। ये प्रोफेसर लर्नर ने दिया था, इसको आपको याद रखना है। ए आर माइनस एम सी अपान ए आर, या दूसरा सूत्र इसी का है पी माइनस एम सी अपान पी, जहाँ पे क्या है ए आर और पी बराबर हैं यानी वो कीमत है, और एम सी क्या है सीमांत लागत दिया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी शक्ति शून्य होती है, यानी जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पे किसी का एकाधिकार नहीं होता है, तो यानी एकाधिकारी शक्ति वहाँ पे क्या हो जाती है शून्य होती है, क्योंकि वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। अब ये भी एक है, क्योंकि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर जो कीमत निश्चित होती है वो सीमांत लागत के बराबर होती है, जबकि एकाधिकारी में सीमांत लागत से कहीं अधिक कीमत रखी जाती है। दूसरा जो सूत्र दिया गया है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया है एकाधिकारी की शक्ति को मापने का, तो उन्होंने इसे आई अपान ई के माध्यम से शो किया है। आई अपान ई यानी 1 अपान कीमत की सापेक्षता। तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का सूत्र है एकाधिकारी शक्ति को मापने का, 1 अपान ई यानी 1 अपान कीमत की सापेक्षता। नेक्स्ट दिया है ट्रिफिन की माप। ट्रिफिन ने क्या बताया है? ट्रिफिन ने एकाधिकारी शक्ति की कोट को मांग की आड़ी लोच के रूप में स्पष्ट किया है। ध्यान रखिएगा, ट्रिफिन जो थे उन्होंने एकाधिकारी शक्ति की कोट को मांग की आड़ी लोच के रूप में स्पष्ट किया। मांग की आड़ी लोच जितनी अधिक होगी एकाधिकारी की शक्ति उतनी ही कम होगी, यानी मांग की आड़ी लोच जितनी अधिक होगी एकाधिकारी की शक्ति उतनी ही कम होगी, तथा इसके विपरीत मांग की आड़ी लोच जितनी कम होगी एकाधिकारी की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। और शुद्ध एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब शुद्ध एकाधिकार होता है तो वहाँ पे मांग की जो आड़ी लोच होती है वो शून्य होती है, क्योंकि एकाधिकारी वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न मौजूद नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, जिसके कारण पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी शक्ति न्यूनतम अथवा शून्य पर होती है।